नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन की सबसे छोटी मगर शायद सबसे कमाल की इकाई में, कोशिका यानी सेल। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, काफी डिटेल्ड हैं, जिनमें इसकी खोज से लेके इसके अंदर की जटिल दुनिया तक सब कुछ है। तो ये वाकई एक सूक्ष्म दुनिया को समझने जैसा एक सफर होने वाला है। शुरू करें? बिल्कुल। कोशिका को समझना, आप कह सकती हैं, जीवन की इमारत की नींव को समझना है। ये वो बुनियादी चीज है जिस पर सब कुछ टिका है। हर कोशिका अपने आप में एक शहर है ना, जहां लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। ये नोट्स हमें उस शहर का नक्शा समझने में मदद करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस शहर की कहानी साइटोलॉजी यानी कोशिका के अध्ययन से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत रॉबर्ट हुक का नाम आता है सबसे पहले, सही है? हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 1665 से। रॉबर्ट हुक, उन्होंने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क की एक पतली सी परत देखी और उन्हें उसमें छोटे छोटे खाली खाने दिखे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना। हाँ। तो उन्होंने सेल कहा। लैटिन में इसका मतलब होता है छोटा कमरा। पर दिलचस्प बात यह है कि वो असल में मृत पौधों की कोशिका भित्तियां देख रहे थे। खाली कमरे थे वो। ओहो, अच्छा, तो वो खाली कमरे थे। तो फिर जीवित कोशिकाएं किसने देखी? उसका श्रेय जाता है एंटनी वैन ल्यूएनहुक को। एक डच वैज्ञानिक थे। उनके माइक्रोस्कोप उस जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने तालाब के पानी में, यहाँ तक कि दांतों की खुरचन में जीवित तैरती हुई चीजें देखी। अच्छा। हाँ, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। उनको उन्होंने एनिमैल्क्यूल्स कहा। वो असल में कोशिका के अंदर की जीवित दुनिया की पहली झलक थी। कमाल है। मतलब एक ने ढांचा देखा और दूसरे ने उसमें जीवन देखा, और फिर कोशिका के अंदर के हिस्से जैसे केंद्रक, न्यूक्लियस, उसकी खोज भी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें थोड़ा वक्त लगा। करीब 150 साल बाद 1831 में एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ऑर्किड की कोशिकाओं में एक ज्यादा सघन गोल सी चीज देखी। अच्छा। और उसे न्यूक्लियस यानी केंद्रक नाम दिया। ठीक है। और फिर 1839 में यॉन पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जो गाढ़ा जली जैसा जीवित पदार्थ होता है ना, हाँ। उसे प्रोटोप्लाज्म कहा। मतलब कोशिका का असली जीवित तत्व। तो धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होती जा रही थी। हाँ, ये सब खोजें मिलकर एक बड़ी समझ की तरफ ले जा रही थी। और यहीं पर वो आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। श्लीडन, श्वान और विर्चो का नाम जोड़ता है इससे। ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? जरूरी, आप इसे ऐसे समझिए, ये जीव विज्ञान का आधार है, इसका संविधान है। 1838-39 की बात है। 2 जर्मन वैज्ञानिक थे, मिथियास श्लीडन जो पौधों पर काम करते थे और थियोडोर श्वान जो जंतुओं पर। श्लीडन ने कहा कि सारे पौधे कोशिकाओं से बने हैं। श्वान ने जंतुओं के लिए यही बात कही और थोड़ा आगे बढ़कर यह भी कहा कि कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है, संरचनात्मक भी और कार्यात्मक भी। अच्छा, तो सिद्धांत के पहले 2 मुख्य बिंदु यहीं से आ गए कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। एकदम सही। पर एक सवाल तब भी था कि भाई ये कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? क्या ये ऐसे ही अपने आप बन जाती हैं? हाँ, ये सवाल तो है। तो यहीं पर 1855 में रुडोल्फ विर्चो का योगदान आता है, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने एक लैटिन सूत्र दिया, ओमनी सेलुला ए सेलुला। एमनिस सेलुला ए सेलुला। हाँ, जिसका मतलब है हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। इसने वो जो पुराना विचार था ना स्वतः जनन का, उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। अच्छा, मतलब कोशिकाएं हवा से नहीं बनती, पुरानी कोशिकाओं के बंटने से ही नई कोशिकाएं आती हैं। तो ये 3 बातें मिलकर कोशिका सिद्धांत बन गया। जी हाँ, और ये सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन कैसे बना है, कैसे काम करता है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये जीव विज्ञान की समझ की नींव है। चलिए अब सिद्धांत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोशिका के अंदर झांकते हैं। सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। नोट्स में लिखा है कि यह चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, आसान भाषा में इसे कोशिका का गेटकीपर या दरबान कह सकते हैं। ये एक बहुत पतली लचीली झिल्ली है जो कोशिका को बाहर के माहौल से अलग करती है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब है कि ये बहुत सोच समझकर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। अच्छा। कुछ छोटी जरूरी चीजें जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आसानी से आ जा सकती हैं,
पर बड़ी चीजों या आयनों के लिए इसका कंट्रोल बहुत सख्त होता है और यही चीज कोशिका को अंदर से स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, और चीजों का ये आना जाना कैसे होता है? नोट्स में विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन ये सब लिखा है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये वो तरीके हैं जिनसे पदार्थ इस झिल्ली के आर पार जाते हैं। विसरण यानी डिफ्यूजन सबसे सरल है। चीजें अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ अपने आप फैल जाती हैं। जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाएं तो खुशबू फैल जाती है ना? हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही इसमें कोशिका को कोई ऊर्जा, कोई एटीपी खर्च नहीं करनी पड़ती। परासरण यानी ऑस्मोसिस पानी के लिए डिफ्यूजन का ही खास प्रकार है। जब पानी एक सेमी परमिएबल झिल्ली मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली के पार जाता है, ज्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह की तरफ, ये भी बिना ऊर्जा के होता है। ये दोनों तो पैसिव हैं, अपने आप हो रहे हैं। फिर ये सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इसमें सक्रिय क्या है? सक्रिय इसलिए क्योंकि इसमें कोशिका को अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, एटीपी के रूप में। ये तब होता है जब कोशिका को कोई चीज उसकी कम मात्रा वाली जगह से ज्यादा मात्रा वाली जगह भेजनी हो। अच्छा, उल्टी दिशा में? हाँ बिल्कुल, जैसे धारा के विपरीत तैरना हो या फिर किसी बड़े अणु को अंदर या बाहर ले जाना हो। इसके लिए झिल्ली में खास प्रोटीन पंप होते हैं, वो एटीपी का इस्तेमाल करके ये काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है, जैसे जरूरी पोषक तत्वों को अंदर खींचना या बेकार चीजों को बाहर धकेलना। समझ गया। मतलब कोशिका जरूरत पड़ने पर ऊर्जा खर्च करके भी ट्रैफिक कंट्रोल करती है। अच्छा, कुछ कोशिकाओं में जैसे पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी दीवार होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जंतु और पादप कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पौधों, बैक्टीरिया, कवक यानी फंगी और शैवाल यानी एल्गी में झिल्ली के बाहर एक और मजबूत, थोड़ी कठोर परत होती है। उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, सहारा देती है और बाहरी दबाव से बचाती है। जैसे पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसी वजह से वो सीधे खड़े रह पाते हैं। ठीक है, अब कोशिका के अंदर चलते हैं। कंट्रोल रूम की बात करते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्यों भाई? बिल्कुल सही कहा, ये मस्तिष्क ही है, क्योंकि यही कोशिका का सारा कंट्रोल पैनल है। कोशिका का लगभग सारा आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए इसी केंद्रक में पैक होकर सुरक्षित रहता है। यही डीएनए कोशिका को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे बढ़ना है, कौन से प्रोटीन बनाने हैं, कब विभाजित होना है, सब कुछ। अच्छा। आमतौर पर डीएनए ऐसे ही धागे जैसे उलझे हुए रूप में होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जब कोशिका को विभाजन करना होता है, तब यही क्रोमैटिन कस के बंध जाता है और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। वो जो एक्स जैसे दिखते हैं ना किताबों में, हाँ, वो क्रोमोसोम, तो वो इसी क्रोमैटिन से बनते हैं। बिल्कुल। और इस कंट्रोल रूम की अपनी बाउंड्री भी है। इसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल, केंद्रक खुद एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसे केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और इस झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये एक तरह से नियंत्रित दरवाजे हैं जो जरूरी संदेशों और अणुओं को केंद्रक और बाकी कोशिका के बीच आने जाने देते हैं। और केंद्रक के अंदर एक और सघन हिस्सा होता है, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। ये वो जगह है जहां राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां। अच्छा, तो राइबोसोम यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो केंद्रक हो गया कंट्रोल सेंटर। अब इसके बाहर जो कुछ भी है कोशिका झिल्ली के अंदर, वो सब साइटोप्लाज्म है, वो जेली जैसा पदार्थ। हाँ बिल्कुल, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर का पूरा इलाका साइटोप्लाज्म है। इसमें एक तरल जैसा हिस्सा होता है, साइटोसॉल, और उसी में कोशिका के सारे छोटे छोटे अंग, जिन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, तैरते रहते हैं। ऑर्गेनेल? हाँ, और नोट्स में समावेशन यानी इंक्लूजन्स का भी जिक्र है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद अस्थायी कण होते हैं, परमानेंट नहीं होते, जैसे जमा हुआ भोजन, स्टार्च या फैट की बूंदें या रंग देने वाले कण। ये कोशिका के स्थायी अंग नहीं हैं। ठीक है, समझ गया। तो अब आते हैं इन ऑर्गेनेल्स पर, कोशिका के वो छोटे अंग जो खास काम करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस कहते हैं। ये नाम तो बहुत ही कॉमन है ना,